नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। प्रदेश की हवा दमगोटू हो गई है। हालांकि यह है और यहां पर हालात ये बन गए हैं कि प्रदेश के कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जहां सांस लेना बीमारियों को दावत देने जैसा है। बावजूद इसके प्रदेश के कई जगहों पर पराली जलाने की खबरें लगातार सामने आ रही है। इसके अलावा निर्माण कार्य और क्रॉसरों से पत्थरों की हो रही तोड़ाई प्रदूषण को फैलाने में अहम भूमिका निभा रही है, जिससे लोगों का न सिर्फ जीना मुहाल हो गया है बल्कि सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। रिपोर्ट के जरिए समझे, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे। आसमान में धुंध की चादर और चारों तरफ धुएं सा माहौल इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पॉल्यूशन किस कदर हमारे आसपास हावी है। प्रदेश में कई जगहों पर हालात भयानक हैं। रोहतक में तो AQI लेवल 483 के पार पहुंच गया है, जिससे रोहतक की आबोहवा न सिर्फ प्रदूषित हुई है बल्कि खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। प्रदूषण बढ़ने से सबसे ज्यादा परेशानी बीमार, बुजुर्ग और बच्चों को हो रही है। लोग आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी की शिकायत कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग और किसान प्रदूषण के लिए पराली नहीं बल्कि पटाखों को जिम्मेदार मान रहे हैं। सांस लेने में भी दिक्कत, आंखों में जलन सी है। किस चीज का धुआं है ये? क्या पता, पटाखे का होगा और किस चीज का होगा। पटाखे का ही होगा। अभी तो पराली जलाने का भी ना, पराली तो किसान जला ही नहीं रहे। जो ये धुआं हो रहा है सारा पटाखे, दिवाली की पटाखे की वजह से हुआ है। पराली जलानी बिल्कुल किसानों ने बंद कर रखी है। मैं रोजाना गाँव से आता हूँ, कहीं भी कोई भी पराली निकलती मिलती कहीं भी। लोग मशीन ले रखी है, मशीन से उसका खाद बनाते हैं, लेकिन ये तो वैसे कह रहे पराली जलाते, पराली से कुछ नहीं होता। ये जो पटाखे जला रखे हैं और प्रदूषण फैल रहा है बच्चों से और किसी चीज से, इनसे हो रहा है, पराली से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आपको अब लेकर चलते हैं सिरसा, जहां खेतों में जलती पराली की ये तस्वीर बता रही है कि प्रदूषण में पराली का योगदान भी कम नहीं है। सिरसा जिले में लगातार धान के अवशेष जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को हरसेक से 20 लोकेशन मिली, जिनकी विभागीय टीम जांच में जुट गई। अब तक सिरसा जिले में कुल 165 लोकेशन मिली है, जिसमें से 87 जगह आग लगाया जाना प्रमाणित हुआ है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर अब तक 2,30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। ये बात सही है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार पराली में आग लगाने की घटनाओं में कमी जरूर देखी गई है, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। बात करें पिछले साल की तुलना में अब की बार कम आगजनी हुई है और लगातार 3-4 शैलों में जो ट्रेंड है वो कम हो रहा है आगजनी का, और किसान भाई इस बात को समझ भी रहे हैं। और विभाग द्वारा अभी तक जो जिसने भी एप्लीकेशन विभाग में लगाई, जिस इम्प्लीमेंट के बारे में जो इम्प्लीमेंट चाहिए किसान भाई को, वो विभाग द्वारा सभी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई हैं और विभाग लगातार कृषि यंत्र दे रहा है, जिसे किसान भाई इजीली मैनेज कर रहे हैं। लेकिन किसान भाई कहीं कहीं जैसे पराली जैसे गांठे बना लेते हैं और साथ के साथ जो थोड़ा बहुत अवशेष बच जाता है वो इकट्ठा करके आग लगा देते हैं। वो भी हम किसानों को समझा रहे हैं ऐसा ना करें। उधर फतेहाबाद की आबोहवा भी लगातार खराब हो रही है। लगातार यहाँ के हवा में जहर घुल रहा है। धुंध का आलम यह है कि धुंध की वजह से न सिर्फ सूर्य की चमक फीकी हुई है बल्कि खेतों में पराली जलाने के मामलों में इजाफे के चलते स्थिति और बिगड़ गई है और AQI 500 के आंकड़े को पार कर चुका है। वहीं प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए तो शाम में आगामी आदेशों तक सभी क्रेशर इकाइयां, मिक्स हॉट प्लांट और ईंट भट्ठे बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रशासन ने आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। SDM ने अधिकारियों को आदेशों की पालना को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे उपाय सिर्फ 1-2 जगह करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे प्रदेश में सख्ती बरतनी होगी, तभी जाकर प्रदूषण पर लगाम लगाया जा सकता है। ऐसे में प्रदूषण के लिए सिर्फ पराली या पटाखों को जिम्मेदार मानना सही नहीं, बल्कि प्रदूषण के और कारणों पर भी लगाम लगाना होगा।
तब जाकर गैस चैम्बर से लोगों को बचाया जा सकता है, वरना लोग इसी गैस चैम्बर में घुट-घुट कर जिंदगी जीने को मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो प्रदेश की हवा भी दम घोटू हो गई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। लेकिन इतना भी आप जरूर समझिए कि लगातार समय समय पर परिस्थितियों का आकलन करने के बाद कई रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं, स्टडीज भी सामने आती है। लेकिन इन स्टडीज को सरकारें कितना सीरियसली लेती हैं, कितनी अपनी संवेदनशीलता दिखाती हैं, कितनी संजीदगी से इस पर काम होता है, यह भी एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों का तारुफ आपसे करा देते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ प्रोफेसर सुभाष सप्रा, जो कि पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर हुकुम सिंह भाटी है, बीजेपी के प्रवक्ता है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसके साथ साथ रजवंत डहीनवाल प्रवक्ता हैं इनेलो के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शुरुआत में मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूं और मैं इस डिबेट को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता हूं शुरुआत में, इसलिए मैं सर आपका सबसे पहले सीधा रुख करूंगा। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी, आपको लग रहा है कि जो तमाम समय समय पर परिस्थितियों का आकलन करने के बाद जो रिपोर्ट सामने आती है, जो स्टडीज सामने आती है, अब तक उन पर कितना काम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? एक आपका आकलन क्या कह रहा है? सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज को बधाई देता हूं। आपने इस क्रूशियल टाइम में, इस मौसम में आपने इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं आज आप जी, जिसमें सभी पार्टीज भी हैं। बड़ी अच्छी बात है, चाहे वो सत्ताधारी है चाहे वो विपक्ष है। आज जो पॉल्यूशन है ये किसी गरीब की समस्या नहीं है, किसी अमीर की समस्या नहीं है, कोई बच्चा है या बूढ़ा है, हर कोई इससे प्रभावित हो रहा है। और दशहरे के बाद से गवर्नमेंट पहले से सचेत थी और हर बार इस दिवाली के मौसम में थोड़ा थोड़ा वातावरण जब बदलता है तो ये पराली का टाइम भी आ जाता है, पराली लोग जलाते हैं और उधर से बम फटाके भी जलते हैं और उधर से थोड़ा सा मौसम में भी चेंज है। जहां पे दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा धुंध का वातावरण होना शुरू हो जाता है। बट ये जो अंधेरा छाया हुआ है, आज मेरा ख्याल आज इस मौसम का सबसे अंधकारमय डे है, जहां पे धूप है ही नहीं और थोड़ी सी सर्दी का माहौल भी है। हर जगह वहां पे धुआं नजर आ रहा है, सुबह से विजिबिलिटी तो है ही नहीं। और लोग जो सुबह 4, 5, 6 बजे जो गाड़ी चलाते होंगे तो उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। और गवर्नमेंट शुरू से सचेत करती है, ऐसी बात नहीं है। बट ये जो वातावरण इस टाइम जो अंधकारमय हुआ है, इसका जिम्मेवार सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, हर इंडिविजुअल व्यक्ति भी है। नहीं, जिम्मेदारी तो प्रत्येक व्यक्ति की है प्रोफेसर साहब, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन जो स्टडीज सामने आती है, जो रिपोर्ट सामने आती है, आपको लग रहा है कि उन रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए कोई जमीनी स्तर पर काम हो रहा है? हाँ, ठीक है, आप किसानों को जागरूक कर रहे हैं, पराली का भी एक अपना एक योगदान है, प्रतिशत है, और सरकार का खुद का एफिडेविट कहता है कि 17% तक योगदान है इसका वायु प्रदूषण में। ठीक है, ये सारी बातें स्पष्ट हैं, लेकिन वही बात है, क्या रिपोर्ट्स पर काम हो रहा है, स्टडीज पर काम हो रहा है, कितने गंभीरता से लिया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सच्चाई ये है जितना होना चाहिए जी। अब आज ये जो पिछले दिवाली या 2-4 दिन पहले या दिवाली के बाद ये जो पिछले जो 10 दिन में गवर्नमेंट को जिस तरह से जागरूक करना चाहिए था, आज किसान भी पढ़ा हुआ है, उसके बच्चे पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनकी अपनी समस्याएं हैं, अपनी प्रॉब्लम्स है, साधन नहीं है, किस तरह से उनको पराली मतलब किस तरह से उसका वेस्टेज को कहां भेजा जाए, कहां पे उसको जो है ना डिस्ट्रॉय किया जाए, ये थोड़ा सा गवर्नमेंट पहले से भी ध्यान देना चाहिए उसको जी। मतलब किस तरह से उसको जागरूक किया जाए। उसी तरह से अब दिवाली ले लीजिए आप, दिवाली में पिछली बार कोरोना टाइम था, लोगों ने दिवाली नहीं मनाई का, बिल्कुल इट वाज ए लॉकडाउन। और अभी भी दिवाली के टाइम में गवर्नमेंट ने भी सख्ती जो जितनी होनी चाहिए थी उसने रेस्ट्रिक्शन तो की है, भाई यहाँ पे सेल परचेज नहीं होगी जी, पटाखे नहीं बजेंगे। बट आई फील सॉरी, लोगों ने अपना दायित्व बिल्कुल नहीं समझा। लोगों ने यहाँ पर लोगों का भी एक सामाजिक दायित्व है बिल्कुल, और उसको निर्वहन करना चाहिए, जिम्मेदारी को समझना चाहिए। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपके पास लौटेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी जी, कोई है पॉल्यूशन का सॉल्यूशन? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो काम करने चाहिए सरकार ने बहुत गंभीरता से उन कामों को किया है। अगर मैं सिलसिले वाइज आपको बताऊं तो देखिए, सबसे पहला काम है किसान को इंसेंटिव देना,
सरकार ने 1,000 रुपए पर एकड़ इंसेंटिव पहले से, ये मतलब ये नहीं है कि अब अनाउंस किया, बहुत पहले से अनाउंस किया है। उसके अलावा सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, डीसी के लेवल पर सभी एसडीएम और कृषि विभाग को जागरूक करके किसानों में इसके प्रति अवेयरनेस करने के कैंपेन चलाई गई है बाकायदा, और उसके परिणाम सकारात्मक। अभी रिपोर्ट से आपने भी पढ़ी है कि पिछले साल से ये घटनाएं कुछ कम हैं, तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम सामने आते हैं। उसके अलावा सरकार ने जो उसकी बेल बनाने के लिए मशीनों की व्यवस्था है, वो चाहे इंडिविजुअल लेवल पर है, उसमें इंडिविजुअल लेवल पर 50% सब्सिडी देकर के, और उससे पहले तो 80% की सब्सिडी देकर के उन मशीनों की व्यवस्था कराई है। एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है 151.39 करोड़ रुपए इस काम के लिए सरकार ने लगाए हैं, जो सब्सिडी के रूप में जो दिए गए हैं, जिसमें 23,483 इंडिविजुअल लेवल पर वो मशीनें ली गई, और 6500 सीएचसी की मार्फत 27,388 यानी 50,871 मशीनें जो वो पराली के मैनेजमेंट में लगी हुई हैं, ताकि भाटी जी किसान जागरूक हो रहे हैं, आप जागरूक कर रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। भाटी जी नहीं, इसके अलावा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही इनोवेटिव, और ये नहीं है खाली किसान को छोड़ दिया, उसने बेल बनवा ली या मशीनें लगा ली, नहीं, उसके अलावा जो 14 इंडस्ट्री ऐसी हैं उनके साथ संपर्क करके हमारे उद्योग विभाग ने और सरकार ने उनके डिमांड, उनकी बाकायदा 2.79 मीट्रिक टन उनकी डिमांड क्रिएट हुई है, और वो वहां पर सप्लाई का काम शुरू किया है। भाटी जी पराली कोई मुख्य कारण मानते हैं क्या आप? भाटी जी पराली कोई मुख्य कारण मानते हैं आप? सेट ऑफ हो जाए, पराली कोई मुख्य कारण मानते हैं क्या आप? नहीं, पराली देखिए अभी आपने वो ठीक है, आप जागरूक कर रहे हैं किसानों को, और स्थिति पहले से बेहतर हो रही है ग्राउंड लेवल पर, किसान समझ रहे हैं। लेकिन फतेहाबाद की स्थिति, सिरसा की स्थिति, चरखी दादरी की स्थिति, अलग अलग जिलों की स्थिति आप जानते हैं ना। मैं थोड़ा सा और आगे आता हूं। जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सरकार ने जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको एक जो तय पैरामीटर है उस पर रखने के आदेश दिए हैं। उसके अलावा पानी का छिड़काव, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज मेरे फरीदाबाद में बहुत बड़े लेवल पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था हमारे जो फायर विभाग है उसकी तरफ से जो है वो व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल कंपनीज को, उनको भी ये हिदायत दी गई है कि वो अपने यहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं डेवलप करें। ऐसा नहीं है, देखिए बिना कम्युनिटी के, बिना लोगों की भागीदारी के कोई भी काम संभव नहीं हो पाता है। किसान की भी भागीदारी हो, दूसरी जो गतिविधि है उनको भी जो नियंत्रित करने का काम सरकार ने किया है। इसलिए केवल और केवल हम पराली को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं, मानना भी नहीं चाहिए, बहुत से फैक्टर हैं, मानना भी नहीं चाहिए, बहुत से फैक्टर हैं। सरकार ने अंकुश लगाया जो बम वगैरह या पटाखे छोड़ने पर भी, फिर भी बहुत कुछ उसमें कमी आई है, लेकिन क्योंकि त्योहार का समय है और उसका भी एक इसमें योगदान है इस पॉल्यूशन में, इसलिए बहुत सारे फैक्टर हैं और सरकार ने सबको नियंत्रित करने का काम किया। ठीक है भाटी जी, आपके पास लौटूंगा। सुरेश रोड जी, क्या बातों से सहमत है क्या आप? क्या इस मुद्दे पर केवल राजनीति हो रही है या फिर कोई सॉल्यूशन की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है? देखिए भाटी जी की एक बात का मैं स्वागत करता हूं, इन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा। बीजेपी के बहुत कम प्रवक्ताओं से मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं जो ऐसी बात बोल सकते हैं। भाटी जी बधाई के पात्र हैं। इन्होंने कबूल किया कि पराली एकमात्र इसके लिए दोष पराली को नहीं दिया जा सकता, ये अच्छी बात है और राजनीति इस विषय पे होनी भी नहीं चाहिए। मैंने पिछले साल भी एक दो डिबेट में हमने पार्टिसिपेट किया जी। उस समय हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि ये धुआं जो दिल्ली को अंधा बना रहा है या सांस में रुकावट डाल रहा है, ये पंजाब से आया, हरियाणा का नहीं है। अगर ऐसे हम मतलब आदेश जारी करेंगे या ऐसे हम बयान जारी करेंगे तो उससे सरकार से अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। कम से कम भाटी जी ने जो बात कही बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर पर्यावरणविद बैठे हुए हैं सुभाष जी, मैं तो मेरे से ज्यादा वो जानते हैं। मेरा तो इसमें ये भी कहना है कि पटाखे कम हो गए या पटाखे के चलाने पे कम कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो हमारे जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, आज मानव जाति के सबसे बड़े वैज्ञानिक माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी हैं, वो जीरी के छिलके से तेल कह रहे बहुत तेल हम बाहर भेज रहे हैं, जीरी के छिलके से निकाल रहे हैं।
वो छिलके में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, पहले छिलका निकालना चावल में से, ठीक है जी, फिर उसका तेल निकालना, फिर उसकी पैकिंग करनी, फिर वो विदेश में भेजना। उन वैज्ञानिक माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी तो ये मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम तो ये उम्मीद रखते हैं या गुजारिश करते हैं कि आप चावल के छिलके से तेल बाद में निकाल लेना, पहले इन फन्नों का प्रबंध कर दो ना। ये फन्नों से आप गत्ता क्यों नहीं बढ़वा देते, कागज क्यों नहीं बढ़ा देते, या इसका भी तेल निकलता हो कि देशवासियों को, हिंदुस्तान के किसानों को जो सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं उनको नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बताते कि पराली के फन्नों से भी तेल निकलता है। तो अगर कहीं आप में अच्छी नीयत है कोई काम करने की, मेरा ये कहना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि पटाखों से तो तेल नहीं निकलता ना, पटाखों की फैक्ट्री बंद कर दो ना। पटाखे जब बनते हैं तब भी पॉल्यूशन फैलता है, ये मेरे से ज्यादा सुभाष प्रकाश डालेंगे इस चीज से। जी पटाखे जी, सुरेश जी मेरा एक और सवाल है, आपको लग रहा है जो रिपोर्ट सामने आती है, जो स्टडीज सामने आती है, बहुत सी रिपोर्टें आप भी जानते हैं कि दुनिया के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के हैं। हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो कई शहर भी हैं, कई जिले भी हैं जो टॉप 5 में, टॉप 7 में, टॉप 8 में आते हैं। और एक और रिपोर्ट सामने आई थी हरियाणा के संदर्भ में कि यहां पर वायु प्रदूषण की वजह से जो लोगों की उम्र है वो 8.5 साल तक कम हो गई है। अलग अलग राज्यों का अलग अलग आंकड़ा है, लेकिन हम हरियाणा के संदर्भ में विशेष तौर पर बात कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि स्टडीज और रिपोर्ट का कुछ काम लिया जा रहा है, उससे इंप्लीमेंट कुछ हो रहा है, अगर हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो? देखिए, स्टडी और रिपोर्ट जो आ रही है ना जी, जब तक हम इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे सिवाय बजट को खराब करने के कुछ नहीं है जी। आपको सबको पता है कि पराली के फन्ने जलाने से अगर धुआं निकलता है तो पिछली बार कोर्ट ने भी बोला, माननीय कोर्ट ने बोला कि आप किसान को पराली के अवशेषों से निपटने के लिए प्रति एकड़ का मुआवजा क्यों नहीं देते। इस संदर्भ में दुष्यंत चौटाला से जब आपके जैसे मीडिया के जाबाज साथियों ने सवाल किया तब उन्होंने कहा कि ये पंजाब का धुआं हरियाणा का नहीं है। मैंने आपको याद कराई है बात, आप 1,000 रुपए प्रति एकड़ की बजाय आप 2,000 दो, 3,000 दो। किसान, अगर आपने मानवता को बचाना है, इंसानियत रखनी है, तो आप इसके प्रबंधन के लिए किसान को आप एमएसपी पहले नहीं दे रहे, जीरी उसकी बिक नहीं रही, और फन्ने के लिए वो काटने में जितना उसको जीरी काटने में टाइम लगता है इतना ही फन्ने काटता रहे वो तेरा। तो पहले से ही किसान एक तरह से आर्थिक तौर पर काफी कमजोरी में है। तो उसके लिए प्रति एकड़ प्रबंधन के लिए, और मैं तो एक और कहना चाहता हूँ यस आपके चैनल के माध्यम से, गाय की पूंछ पकड़कर बीजेपी या माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो बेचारी गायें भी पॉलिथीन खा रही हैं, डिवाइडरों पर पड़ी हुई और एक्सीडेंटों का शिकार हो रही हैं। तो उन गायों को इन फन्नों का चारा अगर ये आरएसएस के लोगों को लगा दें कि किसान, कोई भी किसान हरियाणा का, मैं दावे से कहता हूँ, पर अपने खेत में से फन्ने काटने पे संघ के लोगों से ठीक है का मुआवजा नहीं मांगेगा। ठीक है, गायों का चारा गिरे बना देते उसका। ठीक है रजवन जी, आपको लग रहा है? ठीक है सुरेश जी, ठीक है, आपके पास लौटूंगा मैं। ठीक है, गायों को खिलाओ डिवाइडरों पे। ठीक है रजवन जी, आप सरकार के प्रयासों से कितना सहमत हैं? क्या ये प्रयास आपको लग रहा है कि वायु प्रदूषण को कम कर पाएंगे, उसके स्तर को? देखिए, सरकार पिछले कई सालों से इस मामले में लगी हुई है कि हम प्रदूषण को कम करेंगे, हम मतलब किसानों के ऊपर कोई आरोप लगाएं या किसी व्यक्ति के ऊपर लगाएं। असल में सरकार जहां अपने जो कार्रवाई है, जो अपनी भूमिका अदा करने में जहां नाकाम रही, वहीं पे हर व्यक्ति, चाहे उसमें मैं खुद हूं, हम भी कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग नहीं कर पा रहे। उसका मुख्य कारण क्या है? जागरूकता का अभाव। अच्छी बात है। अभाव क्यों है? क्योंकि सरकार जिस प्रकार से जो अपनी पार्टी का प्रचार करते, जिस प्रकार से पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, अगर वो प्रदूषण से बचाव के लिए अगर लोगों को जागरूक करे तो शायद इससे कहीं ना कहीं हमें इसका निदान भी आएगा, इसका कई समस्या का समाधान भी होगा। असल में बात क्या होती है कि पूरे साल प्रदूषण झेलते हैं हम, लेकिन ये मामला नवंबर दिसंबर में ही क्यों पीक पे आता है? इस पे चर्चा का विषय ये नवंबर दिसंबर में ही क्यों बनता है? इस पर सोचने की बात है। और ये मामला कहां पे चला जाता है? कहीं पराली पर चला जाता है, किसानों से जुड़ जाता है। असल में ये मुद्दा अकेला किसानों से जुड़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल, शुरुआत में इस बात को रखा गया रजवन जी कि किसानों तक सीमित नहीं है ये मुद्दा, और भी कई फैक्टर हैं जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चर्चा करने के साथ साथ मास्टर प्लान क्या है, क्या उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है? 15 से 17% जो आप मान रहे हैं, एफिडेविट है सरकार का, ये तो खुद का 17% का योगदान। कागजी कार्रवाई में सरकार पूरी भागदौड़ कर रही है, कागजी कार्रवाई में सरकार पूरी भागदौड़ कर रही है, लेकिन धरातल पर जो उसका असर है वो नजर नहीं आ रहा। उसका विजय क्या है? जैसे अभी बात हमारे प्रवक्ता साहब कह रहे थे
कि पटाखों पर पाबंदी। असल में पटाखों पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन उन फैक्ट्रियों पर रोक क्यों नहीं लगा रहे? पॉलीथिन पर पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन उन फैक्ट्रियों पर, मतलब बनाने वाले पर पाबंदी नहीं है, खरीदने या बेचने वालों पर पाबंदी लगा रहे हैं। अगर हमें पटाखों से नुकसान हो रहा है तो आप पहले उन फैक्ट्रियों को बंद करें ना, जहां से इनका उत्पादन हो रहा है। वही हाल पॉलीथीन का है। अगर पॉलीथीन की फैक्ट्रियां ही बंद हो जाएंगी तो फिर खरीदने की बात ही नहीं रहेगी। तो ये सरकार अगर इन चीजों पर अगर कठोरता से कार्रवाई करे तो कहीं ना कहीं इसका समाधान भी होगा। रही अगर बात हम करें ये जो क्रेशर स्टोन वगैरह, क्रेशर प्लांट चलते हैं या ईंट भट्टे जो चलते हैं, इन पर भी कहीं ना कहीं एक समय है जो नवंबर दिसंबर में, और ये समस्या बढ़ती है तो वहां पे पहले से ही इन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। कुछ महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 30-40 दिन का समय आता है मैक्सिमम ये। तो 30-40 दिन के लिए अगर हम भट्टों पर पाबंदी लगा दें या जो फैक्ट्रीज वगैरह है इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करें तो इस समस्या से निदान भी, इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा, निदान भी हो जाएगा। लेकिन जो आप ये तर्क रख रहे हैं रजवन जी, आपको लग रहा है कि सच में तार्किक है, इस बात में कोई दम है कि फैक्ट्रियों को बंद कर दें कुछ दिनों के लिए, या फिर कंट्रोल कर लें, या फिर ईंट भट्टों को कुछ दिनों के लिए बंद कर लें? फिर अगर यही मुद्दा बनेगा तो फिर विपक्ष आगे आकर ये कहेगा देखो लोग बेरोजगार हो गए। जी नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं है। ये ईंट भट्टे बंद होंगे, ईंट भट्टे बंद होंगे। वैसे ईंट भट्टा एसोसिएशन इस बात को लेकर ये कह रहा है कि ईंट भट्टे के और ज्यादा खोलने चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। आप कह रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए बंद कर लेंगे तो इसका समाधान निकल जाएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि सच में तर्क है कोई? यस जी, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? मेरा कहने का ये जो प्रदूषण का मुद्दा है, ये किसी व्यक्ति को एक को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। ये मंत्री के लिए भी उतना ही नुकसान है दायक, एक दुकानदार के लिए भी, एक कर्मचारी के लिए, एक व्यापारी के लिए भी, एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी उतना ही नुकसान है। ऑक्सीजन हर व्यक्ति को चाहिए। तो ये चीज अगर समझाया जाए, मैं बार बार क्या कह रहा हूं, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, उसी से ही संभव है। और अगर उनसे बैठ के इस चीज की प्लानिंग की जाए तो इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि ईंट भट्टा एसोसिएशन भी मानेगी, फैक्ट्री का कर्मचारी भी, मालिक भी, और ये जो क्रेशर प्लांट चल रहे हैं ये भी मानेंगे। तो ये चीजें, तो जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे लोगों को तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम सरकार के प्रेशर में, सरकार ये सोचे कि मैं प्रेशर में आके अपने दबाव में लाठी के दम पर, डंडे के दम पर अगर मैं कुछ करा लूं, हुकुम सिंह भाटी जी, विपक्ष तो आपके प्रयासों से नाराज दिखाई दे रहा है, खफा दिखाई दे रहा है, खुश नहीं है। वो कह रहे हैं आपके जो प्रयास हैं वो नाकाफी हैं। देखिए यश जी, आपने बीच में बहुत अच्छा सवाल किया था। मैं रजवन जी की बात की तरफ ही आता हूं जी। ये क्योंकि ना तो आंकड़ों के आधार पर विपक्ष बोलता है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। विपक्ष कभी सकारात्मक भूमिका नहीं रही। अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि उनको जो है वो सारे आरएसएस को लगा दो। भाई आरएसएस को क्यों, पूरा समाज लगे। किसी एक, मान लिया एक समस्या सामने है तो वो केवल एक आरएसएस के लिए समस्या है क्या? वो समस्या पूरे समाज के लिए है, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए। तो यह केवल जो है खींच रहती है विपक्ष की, और उस खींच को मिटाने की बातें करते हैं। अभी ये अभी बॉर्डर की भी बातें कर रहे हैं मेरे जो है कांग्रेस के साथी। भाई क्यों बैठे हो आप लोग? और कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही है। आईएनएलडी के हमारे, अब मैं कहूंगा रजवन जी के जो लीडर हैं आईएनएलडी के, उन्होंने किस बात पर रिजाइन दिया, फिर चुनाव लड़के आगे। ये तो लोकतंत्र के साथ एक मखौल कर रहे हैं ये लोग। इसलिए इनका तरक्की खुशहाली से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल अपने को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस और आईएनएलडी जिंदा है। दूसरी बात, इस्तीफा दिया भी उन लोगों ने है। रजवन जी सुन लो जरा, बीच में इंटरप्ट ना करो। आप बोल रहे थे, हमने इंटरप्ट नहीं किया। अब दूसरी बात मैं करता हूं। नहीं सर, आप जो चीज कह रहे हैं कि अगर इस्तीफा जिन लोगों के लिए दिया उन्हीं लोगों ने इस्तीफा दिया है तो जिताया भी तो उन्हीं लोगों ने। एक एक करके बात रखिए। देखिए बेहद गंभीर मुद्दा है, और यहाँ पर हमें तो इस बारे में भी सोचना चाहिए कि ये चुनावी मुद्दा तो बनता ही नहीं है, और हर साल इस पर चर्चा तो केवल नवंबर और दिसंबर में ही होती है। देखिए क्योंकि एक मौसम में परिवर्तन, तो ये चीज कहा है कि इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, एक व्यक्ति जिम्मेदार है। सुन लीजिए, जिम्मेदार तो आप, जब 2000 से 2005 तक सरकार थी तब भी ये पॉल्यूशन था, आपने कुछ किया नहीं है। आपकी सरकार, भाटी जी मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं हर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। आप सरकार की नाकामी की बात कहेंगे तो वो चीज मानी जाएगी, लेकिन मैंने तो स्वयं पहले, सबसे पहले मैंने तो स्वीकार किया है कि अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सरकार देखो एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। ये बेहद महत्वपूर्ण मसला है। जी बिल्कुल।
लेकिन आज का मसला ये नहीं है कि तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों, ये मसला नहीं है। बिल्कुल, इस पे राजनीति से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए और मास्टर प्लान पे बात होनी चाहिए कि कितना काम हो रहा है। यस जी, सरकार ने जो काम करना चाहिए पूरा प्रभावी रूप से वो जागरूकता की, अभी मेरे साथी बात कर रहे थे, मैं अगर आपको जागरूकता कितनी रैलियां, कितने सेमिनार, कितने लोगों को किसानों के बीच संगोष्ठियां, ये सरकार ने किया है, ये आंकड़े हैं मेरे पास। आप कहेंगे मैं एक एक जिले वाइज आपको आंकड़ा दे सकता हूं। इसलिए ये पूरे प्रदेश में सरकार ने काम किया और इसके सर आप आंकड़े दे सकते हैं धरातल पर। मैंने यही चीज कहा ना कि काम की कार्रवाई में आप पूरा आगे हैं, धरातल पर इसका क्या रहा, मैंने वही चीज पूछा आपसे। इसमें 72 FIR भी दर्ज हुई है, 1848 चालान भी हुए हैं। इसमें उनके ऊपर पेनल्टी भी, जो आदमी नहीं मानता है पेनल्टी भी डाली गई है इसमें। इसलिए सरकार ने प्रभावी, उसके अलावा जागरूकता अभियान, मैंने कहा विचार गोष्ठी है, संगोष्ठी है, मीटिंग्स हैं, उनके बीच में पंपलेट्स हैं, पोस्टर्स हैं, ये सारे काम सरकार ने किए हैं। तो लेकिन केवल और केवल पराली नहीं है, एक मौसम का इसमें प्रभाव है, इसमें वाहन का वो भी है। दूसरी बात, मेरे कांग्रेस के साथी भूल गए, थोड़ा सा जिक्र बीच में आया था, सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा और एनजीटी को भी ये कहना पड़ा, जो कि भाई इसमें पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा है दिल्ली के पॉल्यूशन में। इसलिए पंजाब की तरफ से कोई पहल हमें कहीं नजर नहीं आई है। जब हरियाणा ने बार बार कहा कि पॉल्यूशन पराली जलाने का काम पंजाब में किया जा रहा है, नहीं, देखिए इस मसले पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये नहीं बताना चाहिए कि ये हवा तो पंजाब से आ रही है, ये वायु प्रदूषण का जो कारण है वो पंजाब है या फिर हरियाणा है, ये एक जगह तक सीमित नहीं है। इस बात को तो मानते हैं ना। मैं एक बात और बताना चाहूंगा यश जी, अभी वो ईंट भट्टों की बात कर रहे थे। अब ईंट भट्टों में कोई कोयला नहीं लगता, ईंट भट्टों में कोई कच्चा ईंधन नहीं लगता, इसलिए उसको कंट्रोल करने का काम सरकार ने किया है। सरकार को जो करना चाहिए प्रभावी रूप से सरकार ने किया है, आंकड़े इस बात के गवाह है। चलिए ठीक है, हुकुम जी मैं आपके पास लौटूंगा और सभी मेहमानों के पास लौटूंगा। हमें यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फिर दोबारा से इस मसले पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। यही हम सवाल पूछ रहे हैं कि राजनीति तो जमकर हो रही है इस मुद्दे पर, लेकिन पॉल्यूशन का असल मायनों में कोई सॉल्यूशन है क्या, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी। चलिए ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। हम पॉल्यूशन के मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये पॉल्यूशन का मुद्दा एक राष्ट्रीय मसला है, एक राष्ट्रीय चुनौती है जिसका सामना सभी कर रहे हैं। यहां पर केवल सरकारों तक की बात नहीं है, यहां पर केवल संस्थाओं तक की बात नहीं है, इससे प्रत्येक व्यक्ति मुश्किलों का सामना कर रहा है, चुनौतियों का सामना कर रहा है और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी होती है और जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है। चलिए चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। पर्यावरणविद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर सुभाष सप्रा हैं। प्रोफेसर साहब, रिपोर्ट्स कई हैं, दुनिया के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के हैं, सब जानते हैं। हर साल घर के बाहर और घरेलू वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यह भी एक सच्चाई है, यह भी एक कटु सत्य है। लेकिन आज किस मुहाने पर आकर हम खड़े हैं कि पर्यावरण को नुकसान हम पहुंचा रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये बात लगातार कही जाती है कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो वापस लौटकर जरूर आएगा, और हो भी रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब कोरोना महामारी अदृश्य पूरी दुनिया ने देखी है जी, इंडिया ने देखी है, इतना बड़ा हमारा देश है, फिर भी 1.5 साल में 2 साल में सभी लोगों ने मिलकर सख्ती से, नरमी से, गॉड ब्लेस, उस पे काबू पाया है। नुकसान बहुत हुआ है, इससे बड़ा नुकसान पूरे शतक में नहीं हुआ। ये पोल्यूशन इतनी बड़ी समस्या नहीं है। पोल्यूशन में अभी हमारे साथी बता रहे थे, सबसे बड़ी बात है जागरूकता, और ये टेम्परेरी फेज होता है और ये इन्हीं दिनों में होता है, इन्हीं दिनों में होता है। ये उधर से मौसम चेंज हो रहा होता है, उधर से गेहूं की बुआई होनी होती है, पराली जलाई जाती है, बम फटाके बजते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री तो चलती हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट उस पर और सख्ती करे तो बड़ी अच्छी बात है। गवर्नमेंट को नियंत्रण करना चाहिए। आज लोग
भी जागरूक नहीं हो पाते। आज पॉलीथीन है, गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन किया हुआ है पॉलीथीन, इट इज इजिली अवेलेबल इन दी मार्केट। जी, गुटखा गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, अब किसी भी शॉप पर जाके गुटखा आपको मिल जाता है। वही हाल है, जागरूकता की कमी है। अभी हमारे एक साथी बता रहे थे संगोष्ठी होती है, सेमिनार्स होते हैं, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं बीइंग प्रोफेसर जी, मैंने भी 35 साल से हरियाणा के डिफरेंट कॉलेजों में 23, 24, 25 कॉलेजों में, सिरसा हो, हर कोने में मैंने प्रोफेसरशिप की है। हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन में, मैं जागरूकता की बात बता रहा हूं, ग्रेजुएशन में एक पेपर होता है एनवायरमेंट स्टडी का, वो पास होने के बाद ही आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। आप सारे पेपर पास कर लो, 6 के 6 सेमेस्टर, जब तक आपका वो पेपर पास नहीं होता आपको डिग्री नहीं मिलेगी, उसमें ग्रेडिंग होती है। बट मैंने अपनी लाइफ में कभी इक्का दुक्का बार तो किसी को क्लास लेते देखा हो, भाई एनवायरमेंट भी पढ़ाना है जी, टीचर भी उसी वैसे ही प्रैक्टिकल की कॉपी बच्चे बना के ले आते हैं, वो आप बनाते हैं या बनी बनाई आजकल बाजार में मिल जाती हैं, मतलब कोई क्लास नहीं, तो उनको एनवायरमेंट का कहां नॉलेज होगा, उनको कैसे पता चलेगा पर्यावरण का क्या महत्व है। जी, जागरूकता की बात है। सभी स्कूलों में, कॉलेजों में किसान हो, चाहे वो पटाखे बेचने वाला सेलर है, बायर है, या फैक्ट्री बनाने वाला है, हर कोई जुड़ा हुआ होता है, हर कोई स्कूल कॉलेज से जुड़ा होता है, उसके बच्चे पढ़े होते हैं। अब बिल्कुल छोटे लेवल से, आज हमारे सत्ताधारी पार्टी के हमारे साथी बैठे हुए हैं, मैं उनसे ही प्रार्थना करता हूं गवर्नमेंट के नॉलेज में यही ले आए, एनवायरमेंट को थोड़ा सा वहां पे संगोष्ठियां करवाएं स्कूल कॉलेजों में। जब छोटे लेवल पे स्कूल 10वीं 8वीं 12वीं ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चे पढ़ेंगे तो अपने पेरेंट्स को भी कहेंगे भाई इसका किस तरह, ये पोल्यूशन सिर्फ इस साल की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हर साल ही होता है, हर साल ही होता है। पोल्यूशन पे तो एसेज भी आते हैं, बच्चे उसमें जो है ना, कई बार लेटर भी लिखे जाते हैं जो है ना, बट जागरूकता की कमी है और इसको बिल्कुल गवर्नमेंट को सख्ती भी करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है जी। और इसमें सभी का इसमें आपको लग रहा है कि उस काम किया जा रहा है, जो फैक्टर्स लगातार सामने आते हैं? जब अगर उस पे पूरी तरह से काम होता तो आज ये दशा ना होती। मैं आपके सामने दिवाली का मौसम देख लो, आप दिवाली लोग गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ था, बट फटाके मुझे तो ऐसा लगता है पिछले साल से भी ज्यादा बजे हैं। वहां आप निकल ही नहीं सकते, 2-2, 3-3 दिन बेचारे डोगी मैंने देखते घूमते फिरते रहते, बेचारे कहां छिप जाए, लोगों को उनपे भी दया नहीं आती और अपने बच्चों पे भी दया नहीं आती। छोटे छोटे बच्चों को लेके 20-20, 25-25 लोग इतने बम बजा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने पूरा बैन किया हुआ है। गवर्नमेंट को थोड़ी सख्ती भी करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें हर बंदा उससे जुड़ा हुआ है, छोटा बच्चा है, एम्प्लॉइज है, ऑफिशियल है, हर कोई, चाहे वो बिजनेसमैन है, हर कोई। अब बाजार में चले जाओ, कितनी भीड़ होती है, वहां भी पोल्यूशन है वहां भी पोल्यूशन है, हर जगह पोल्यूशन है ये। अब बेचारा जो बीमार आदमी है वो तो रह ही नहीं पाता, घर में नहीं निकल पा रहा, बाहर नहीं जा पा रहा, इट्स वेरी प्रॉब्लम है जी। तो इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ी सख्ती भी बहुत जरूरी है, करनी जरूरी है, चाहे वो इंडस्ट्री। भाटी जी, आपको लग रहा है कि उन फैक्टर्स पर सरकार काम कर रही है जो लगातार स्टडीज के जरिए सामने आते हैं कि इन फैक्टर्स पर काम करेंगे तो ही हमारी बेहतरी होगी? और एक और पॉइंट मेरा यह है कि आपको लगता है केवल ये नवंबर और दिसंबर तक का महज ये मुद्दा बनकर रह गया है? यहां पर हैरानी की बात आप ये देखिए, जहां अब तक जितने देश में अब कोरोना से जितनी जान गई है उससे ज्यादा जान तो वायु प्रदूषण के बाद चली जाती है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा नहीं बन पाता। भारत के संदर्भ में बात करें तो 16 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है 2020 के संदर्भ के मैं बात कर रहा हूं, 2020 के संदर्भ में। और कोरोना का आंकड़ा आपको तो पता ही है कि 4.5 लाख से ज्यादा अब तक जान जा चुकी है, लेकिन वायु प्रदूषण की वजह से 16 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उसके बावजूद भी हमारे देश में यह मुद्दा नहीं है, मुद्दा है नवंबर दिसंबर तक का। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी मैंने सुभाष छबरा जी को भी सुना है और निश्चित तौर पर ये जहां एक समाज की भी जिम्मेदारी इसके साथ जुड़ी हुई है। जहां तक आपने सरकार की बात की है, देखिए जो भी स्टडीज, जो भी समस्याएं सामने आती हैं या इस पॉल्यूशन के विषय में सरकार ने अलग अलग तरह के प्रिकॉशंस एवरी टाइम लिए हैं। उसका जो सबसे बड़ी गंभीरता सरकार की जो नजर आती है, डीसी उपायुक्त लेवल पर हर जिले में अधिकारियों को बुला करके उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, बाकायदा जो ये अभी जैसे अभी सपना साहब उसकी बात कर रहे थे, दिवाली फेस्टिवल जो था
उसके लिए बाकायदा इलाका मजिस्ट्रेट जो है नियुक्त किए गए और निश्चित तौर पर लेकिन यही तो बात कर रहे हैं कि उसके बावजूद भी जमकर बम पटाखे जले हैं, उसके बावजूद भी, यही तो हम बात कर रहे हैं। बहुत सुनिए जरा, बहुत कमी आई है उस लेवल का जो जिस तरह चलते थे आज से 5-7 साल पहले जिस तरह चलते थे वो चीजें नहीं है, बहुत कमी आई है। सरकार ने इलाका मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए थे, वो पूरे सरकार की एक गंभीरता को दिखाता है। दूसरी बात, उसके अलावा जैसे कंस्ट्रक्शन के जहां काम हो रहे हैं उनको प्रिकॉशंस देना, पूरी तरह से हिदायतें देना, प्रिकॉशन छोड़िए हिदायतें कि आपका ये नॉर्म्स पूरे होने चाहिए। उसके अलावा जो सरकार की अपनी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में 100% मतलब 100%। आप कह रहे हैं कि सरकार प्रयास कर रही है, ठीक है, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन हर जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स तो आप जानते हैं ना क्या है आज। एयर क्वालिटी इंडेक्स तो आप जानते हैं ना हर जिले का क्या है, चाहे फतेहाबाद के संदर्भ में बात करें, रेवाड़ी के संदर्भ में बात करें, चरखी दादरी के संदर्भ में बात करें, जींद के संदर्भ में बात करें, पानीपत हो, सोनीपत हो, किसी भी जिले की बात हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 500 के करीब पहुंच चुका है, गंभीर श्रेणी का। सुनिए जरा, मैंने आपकी बात सुनी, मैं एक बात कह करके अपनी बात पूरी करूंगा जी, कि फरीदाबाद में दिल्ली बॉम्बे हाईवे बन रहा है। आज आप पता कराइए, आप अपनी कैमरा टीम भेजिए, सुबह ही पूरे उस पर, और दिन में 2 बार 3 बार पूरे उस जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पूरे उस रास्ते के ऊपर जहां ये कंस्ट्रक्शन का खुदाई का पुल बनाने का जो भी काम चल रहा है, पूरी तरह से पानी का छिड़काव दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार होता है। उसके अलावा सरकार ने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इसके लिए सरकार को करना चाहिए, कहीं कोई कोताही इसमें नहीं छोड़ी है, क्योंकि ये आंकड़े भी हैं। ये ऐसा नहीं है कोई सरकार ने यूं ही छोड़ दिया है। और मान लिया जैसे वाहनों की वो है, उसके ऊपर भी सरकार ने चेकअप की, हर तरह की कोशिशें सरकार की है। ये कोई, क्योंकि पॉल्यूशन में जहां समाज की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, अगर सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे निश्चित तौर पर इसमें जीत हासिल होगी। और हमसे पहले इंग्लैंड का मैं एक इंडेक्स पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत बड़े इस त्रासदी को झेला है, आज उन्होंने काम किया तो उसके परिणाम भी है। इसलिए सरकारें उन परिणामों की तरफ बढ़ रही हैं, जो भी इसमें सख्त से सख्त कदम होंगे सरकार वो ले रही है और लेने के लिए तत्पर है। ठीक है सुरेश जी, सरकार तो ये कह रही है कि इस बार पहले की अपेक्षा पटाखे कम जले हैं, सरकार तो ये कह रही है कि हमारे प्रयास पहले से और ज्यादा बेहतर हैं, लगातार हम जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। पराली भी कम जली है, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है, पराली कम जली है, लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी हर जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर क्यों बढ़ रहा है, यह बड़ा सवाल है। ये आपके इस सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है और आपने बिल्कुल सही बात की है। अगर ये आंकड़े सही हैं, ये आंकड़े झूठे नहीं है। नहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर 500 के करीब क्यों है, गंभीर श्रेणी में क्यों है? बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं और मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि आप बिल्कुल खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं। आपने आंकड़ों की बात की है। बीजेपी के साथी अभी जो बातें बोल रहे थे यहाँ पर, उन्हें कहा हम संगोष्ठी करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। किसान तो बॉर्डर पर बैठे, आप किसको शिक्षा देते हो? स्कूल को इस बार कभी ना पहले बड़े ना आप पढ़ते, किसानों के आप नजदीक नहीं भटक सकते। आप ये संगोष्ठी करके सिखाते किसको हो और कौन आपके श्रोता है, कौन बैठता आपके आगे आके? ये बताइए, पूरे हरियाणा में एक न्यूज़पेपर की क्लिप आप बीजेपी के साथी से बोलिए इन्होंने इस विषय पे लोगों को जागृति दिलाने के लिए या जागरूक करने के लिए की हो, तो हमें बताइए। एक कितने झूठ बोलते हैं ये लोग, कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पंजाब से ज्यादा पोल्यूशन आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑर्डर की कॉपी मुझे दिखा दें जिसमें ये रिफरेंस हो। इनको कोई पता नहीं है, जो बातें सुनते हैं उसमें दाएं बाएं की बातें करके उसको डाइवर्ट करने का काम करते हैं। ये बाकी जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑर्डर में अगर ये लिखा आया हो कि पंजाब से आता है, कि आपके मुख्यमंत्री का बेवकूफा बयान था दुष्यंत चौटाला का कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर तो धुआं गया नहीं पंजाब से, जो 20-30 किलोमीटर पड़ता है वहां से, वो जीटी रोड प्रकाश सिंह बादल की बसों के पीछे लग के और वो दिल्ली पहुंच गया। अरे हरियाणा के आसमान से, हरियाणा के वायुमंडल से होके ही तो जाएगा कोई चीज। वो जीटी रोड रेलवे लाइन से पकड़ के चले जाएगा। पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान के बॉर्डर से टच करता है, वो हवा में तो उधर जाएगा ना, वो दिल्ली आ जाएगा।
अब कैसी बातें करते हैं। नासा की रिपोर्ट आई है जी, नासा की रिपोर्ट का हवाला दे रहे। इनका मकसद सिर्फ लोगों को गुमराह करना, लोगों को मुद्दे से भटकाना और अनाप शनाप बातें करना। न इन पे आंकड़ा है। सुरेश जी फिर आपकी भी तो भूमिका बन जाती है, विपक्ष की भी तो भूमिका है। आपके पास भी तो 30 के करीब विधायक हैं। विधायकों ने क्या किया अपने स्तर पर? विधायकों ने कितना जागरूक करने का काम किया? आपकी भी तो जिम्मेदारी है, ये भी तो आपका दायित्व है ना? नहीं, दायित्व है। देखिए, सबसे पहले अगर हमारी सरकार होती तो ये पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद होती। इसके बिना कोई भूखा नहीं मर रहा इन पटाखों बनाने के बिना। आज ये हमारे सुभाष बत्रा जी जो बैठे हैं पर्यावरण, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है कि पटाखों की जो फैक्ट्री है वो क्यों है, बनाने वाली फैक्ट्री से ज्यादा धुआं आता है। और नहीं, आपकी सरकार तो राजस्थान और पंजाब में भी तो है ना, वहां पर फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब क्यों है? आप ये बताइए। आप कह रहे थे हम पटाखे बंद करवा देते, ये कोई तर्क है क्या? नहीं, दूसरी बात जो आपने कही है कि पंजाब में भी वहां भी है। हम पंजाब में प्रति एकड़ फन्नों को जलाने के लिए या निपटाने के लिए किसानों को मुआवजा दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, और हरियाणा में वो चीज लागू नहीं है। इस विषय में डिबेट के लिए मैं चुनौती देता हूँ। आप एक सामूहिक समस्या है, उसका समाधान निकालने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब हमारी सरकार थी और आगे सरकार आ गई, पराली से बिजली बनेगी, ये लिख ले बात। जो ये वैज्ञानिक जीरी के छिलके से तेल निकालने की झूठी बातें करते हैं ना नरेंद्र मोदी जी, हम उनको चुनौती देते हैं। हमारी सरकार राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, पराली से बिजली बनेगी, पोल्यूशन नहीं फैलेगा उससे। ये हमारी करनी और कथनी। आप पहले राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना लीजिए। प्रदूषण का मुद्दा तो आप दरकिनार कर दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि विपक्ष की भी तो भूमिका है। विपक्ष के भी तो तकरीबन 30 के करीब विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष है, उनकी क्या भूमिका है? उन्होंने क्या अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने का काम किया? यही तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। विपक्ष की भी तो भूमिका है, जब ये सामूहिक जिम्मेदारी है तो विपक्ष की भूमिका भी है। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं समझ गया आपका सवाल। बहुत छोटा सवाल है, उसको 4 बार रिपीट मत कीजिएगा। आपने जो कहा कि कांग्रेस के 30 विधायक क्यों किसानों को जागरूक नहीं कर रहे, किसान नरेंद्र मोदी की भेंट चढ़े हुए हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, आपको वो सांस सूंघा हुआ है, आप उस विषय को नहीं उठाते। हम कांग्रेस अगर हम वहां जाएंगे सुरेश जी, हम इस विषय पर कई दफा चर्चा कर चुके हैं, आप हमें मत बताइए, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका उत्तर दीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिएगा। अगर हम किसानों को जागरूक करने के लिए कांग्रेस के विधायक सिंधु बॉर्डर पे पहुंचेंगे तो यही बीजेपी हमें ये कहेगी कांग्रेस का आंदोलन है, इसलिए हम जागरूक करने के लिए नहीं जा सकते। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात ये भी सुन लीजिएगा, अगर हम किसान लोगों के इस समाधान के लिए हम कोई बिल पास करते हैं, हम सरकार में नहीं है, 30 विधायक है लेकिन हमारी सरकार नहीं है। अगर हमारी सरकार होती, पटाखे बनाने की फैक्ट्री बैन कर देते। हमारी सरकार होती, सरकार के ऑर्डर के बावजूद पराली के धान के फन्नों को जलाने को बैन कर देते। आज मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये मनोहर लाल खट्टर हरियाणा का ऐसा किसान है जो खुद अपने खेत में धान उगाता है, ठीक है, पराली के फन्नों में आग लगाता है। ठीक है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जल्दी बात रखिए। ठीक, ये मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के ऐसे किसान है एकमात्र जो मक्के की और बाजरे की फसल बोने की बात करते हैं किसानों के लिए, और खुद अपनी जमीन में धान उगाता है। इनकी जमीन कौन सी है आपने मेरे से नहीं पूछा, मैं बता देता हूँ। ये पंचायत की जितनी जमीनें हैं वो सरकार के अंदर आती है। हरियाणा के हर गांव में पंचायत की जमीन ठेके बदी जाती है। ठीक है, इस विषय पर चर्चा कर लेंगे फिर कभी। ठीक है सुरेश जी, इस विषय पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है रजवन जी, ठीक है सुरेश जी। रजवन जी, कई रिपोर्ट सामने आई, आईसीएमआर की रिपोर्ट का मैं जिक्र करना चाहूंगा। नवजात बच्चों की मौत का कारण 60% वायु प्रदूषण है। पॉल्यूशन के चलते 9 साल तक उम्र घट रही है, यह भी एक रिपोर्ट है। और हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो 8.5 साल तक का यह आंकड़ा पहुंच जाता है, और 16 लाख जान जा चुकी है 2020 तक। भारत में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये मुद्दा नहीं है। देखिए यश जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए मैं आपको वही चीज बता रहा था कि ये मुद्दा पूरे साल का रहता है, लेकिन हम इसको लेके केवल दिसंबर और नवंबर दिसंबर में लेके आ रहे हैं। अभी भाटी जी ने जिस प्रकार से बताया था कि जागरूकता का अभियान चलाए जाते हैं, हमने कैंप आयोजित किए, हमने सेमिनार किए, लेकिन ये कागजी कार्रवाई में मैं बार बार वही चीज कर रहा था कि कागजी कार्रवाई में ये बिल्कुल आगे है, धरातल पर उसका क्या रिजल्ट निकला उस चीज पे कोई भी नहीं गए। आज ये चीज कह रहे हैं कि रोड बन रहे हैं, हमने पानी का छिड़काव करा दिया, क्या वो चीज इसका स्थायी समाधान है?
अगर यहाँ पे ये भाटी जी ये चीज बताते कि हमने इतने लाख पेड़ लगाए, हमने यहाँ पे ये काम किया, उस चीज का कहते, क्या आज यहाँ पे जो ईंधन से गाड़ियां चल रही हैं, जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां चल रही हैं, अगर ये कहीं इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात करते तो वो चीज समझ में आती कि भाई ये प्रदूषण को रोकने में कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो रहे हैं। जिस प्रकार पॉलीथीन की जो कंपनीज की जो बात आ रही थी, ये एक बार एक चीज सरकार कई बार बातें आती है कि चाइनीज चीजों का बहिष्कार करें। चाइनीज चीजें इंडिया में आई कैसे? लेके तो कौन आता है? वो चीजें अगर मार्केट में रहेगी तो वो खरीदी भी जाएंगी। यही चीज पटाखों की है, यही चीज पॉलीथीन्स की भी है। यही पराली की अगर बात करें तो पराली पर सरकार अगर उनको प्रोत्साहन देकर अगर उसका समाधान निकालने का काम करे, अगर उससे एनर्जी रिचार्ज का सिस्टम करे, डेवलप करे, तो वो भी एक चीज आती है। अगर लोगों को जागरूक करे, जिस प्रकार आज एक छोटी सी बात है, गैस सिलेंडर जो उज्ज्वला योजना जो लेके आए थे, उस समय उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर का रेट क्या था और आज वो गैस सिलेंडर का रेट क्या है, लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करना पड़ेगा। गांव में अब सर्दी आ गई, गांव में अब ईंधन का प्रयोग ज्यादा करने लगेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं ये प्रदूषण को बढ़ावा देंगे। अगर हम गैस सिलेंडर का दाम अगर कहीं कम होगा तो उससे भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव कम होगा। मतलब लोगों को किसी न किसी प्रकार से, चाहे उसमें मैं खुद इसमें जिम्मेदार हूं, लेकिन अगर हमें कोई ऑप्शन मिलेगा तो उसको अडॉप्ट भी करेंगे। और सरकार का भी दायित्व बनता है कि आम जनता को राहत दे। कैसे राहत दे? जैसे बता दिया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना पड़ेगा, सीएनजी का जो भी है पंप है उनको जितना बढ़ावा मिलेगा, और जो पर्यावरण के लिए अरावली के जो पहाड़ों में जिस प्रकार से अंधाधुंध कटाई हो रही थी, क्रेशर जोन थे, उन पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जाए। और एक चीज सबसे बड़ी बात आती है, पेड़ों पर जितना ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे उतना ही प्रदूषण को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, लेकिन बार-बार यही चीज आ रही है। अच्छे फैक्टर आपने सामने रखे, अच्छे पॉइंट आपने सामने रखे। ठीक है, क्षेत्र को बढ़ावा कैसे दिया जाए। ठीक है, प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी, आखिरी में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरह का हमें मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए कि वो जमीन पर तो उतरे ही और लोगों के लिए भी राहत का काम करे? आज सबसे पहले तो सभी साथी, चाहे वो पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। वे सभी चिंतित हैं इस मुद्दे पर जी। अब ये मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, चाहे वो हमारा हरियाणा गवर्नमेंट है, चाहे पंजाब है, चाहे वो दिल्ली है, आपस में लड़े नहीं, आपस में कोऑर्डिनेशन करें, सभी मिलजुल के बैठ के किस तरह से इसका समाधान हो। दे शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स, इस पे राजनीति चर्चा नहीं हो, उसका समाधान होना चाहिए। और ये कोई बड़ा समाधान, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो पूरे साल में होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, बट सभी को मिलजुल कर इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और जो भी इसके उपाय हैं, जैसे हमारे साथी कह रहे हैं पानी का छिड़काव करो, आज मैं गुड़गांव में रहते हुए मैंने कहीं पे देखा नहीं कहीं पे छिड़काव हो रहा हो, यानी किस तरह से पोल्यूशन खत्म हो, किस तरह से पॉलीथीन बंद हो। मतलब गवर्नमेंट थोड़ा सा सख्ती से भी करे, ऐसी बात नहीं है, नरमी होती है, गवर्नमेंट को चिंता होती है पब्लिक की, ऐसी बात नहीं है, और गवर्नमेंट बढ़िया है, परंतु थोड़ी सख्ती करे और तभी इसका समाधान हो पाएगा। ठीक है, सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर काम करने की जरूरत है। कई रिपोर्ट्स, कई स्टडीज हमारे सामने आ चुकी हैं। मैं जिक्र करूं दोबारा से इस बार, चूंकि ध्यान होना चाहिए, हमें सचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए कि दुनिया भर में अब तक वायु प्रदूषण की वजह से 70 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और यही चीज भारत के संदर्भ में बात करें तो 16 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यानी कि इसका मतलब आप ये समझे कि कोरोना से भी ज्यादा लोगों की जान वायु प्रदूषण की वजह से जा चुकी है। लेकिन फिर भी ये मुद्दा नहीं है और मुद्दा होना चाहिए, नवंबर दिसंबर तक ही केवल सीमित नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर जमकर राजनीति होती है, जो नहीं होनी चाहिए। तो इसका मास्टर प्लान हमें तैयार करना होगा और मास्टर प्लान का जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर उतरना बेहद जरूरी है और कई फैक्टर्स पर काम करना बहुत जरूरी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।